हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक्स को करने वाले हैं जहां से कई इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी सहायक आचार शिक्षक वाली में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आज हम लोग का जो टॉपिक्स है वह है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत से जितने भी वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं ये हम लोग वीडियो सीरीज के माध्यम से करेंगे। तो ये वीडियो सीरीज का पहला वीडियो होगा, अंत तक जरूर देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पहला है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो ये आपका है हेरोडोटस को। और हेरोडोटस कहाँ के निवासी थे, तो आपका ये थे यूनान के निवासी थे। अगला है कि पहिया और कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ है, तो ये आपका है नवपाषाण काल में। ठीक है, पहिया और कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ है, तो नवपाषाण काल में। अगला है आग का आविष्कार और होमोसेपियन, जिसको हम लोग ज्ञानी मानव भी कहते हैं, का उदय किस काल में हुआ है, तो पूरा पाषाण काल में। ठीक है, आग का आविष्कार और होमोसेपियन का उदय कब हुआ है, तो ये आपका हुआ पूरा पाषाण काल। अगला क्वेश्चन है कि पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ है, तो ये आपका हुआ है मध्य पाषाण काल में। ठीक है, पशुपालन का प्रारंभ कब से हुआ है, तो ये आपका मध्य पाषाण काल में। अगला है भीमबेटका, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भीमबेटका क्या है, एक पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, एक पुरातात्विक स्थल है भीमबेटका। अब भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है, तो गुफा शैल चित्रकारी हेतु। ठीक है, गुफा शैल चित्रकारी, पत्थर पर क्या हुए हैं, इंगित हैं, चित्र बना हुआ है। ठीक है, भीमबेटका में। और ये भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है, तो गुफा शैल चित्रकारी के लिए। अगला है भीमबेटका है कहाँ पर स्थित है, तो रायसेन जिला में। और रायसेन जिला कहाँ पर पड़ता है, तो आपका यह है एमपी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, रायसेन जिला मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला है कि विश्व का सबसे प्राचीन और प्रथम अभिलेख कौन सा है, तो ये आपका है बोगजगोई अभिलेख। ठीक है, विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है, तो बोगजगोई अभिलेख। अगला है कि आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था, तो आग जलाना। आग का आविष्कार या आग की खोज सबसे पहले हुआ है। ठीक है, आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा है, तो आग जलाना। अगला है मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था किस धातु का, तो तांबा धातु का प्रयोग किया था। तभी लोहे से वो लोग क्या थे, अनभिज्ञ थे। तो मानव जाति ने सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया है, तो तांबा धातु। अगला है कि सबसे पहले पालतू बनाया गया था किस जानवर को, तो कुत्ता को। सबसे पहले पालतू बनाया जाने वाला जानवर कौन सा था, तो कुत्ता। अगला है सिंधु सभ्यता का कार्यकाल कितना है, तो ये आपका है 2500 से 1750 ईस्वी। ठीक है, सिंधु सभ्यता का कार्यकाल कितना है, तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व। अगला देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता थी तो आद्य ऐतिहासिक। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता किस तरह की थी, तो आद्य ऐतिहासिक थी। अगला है सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी तो नगर नियोजन हेतु। ठीक है, सिंधु सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी, तो नगर नियोजन, जो कि ग्रिड पद्धति पर आधारित था। यह क्वेश्चन पूछा गया था आपको। ठीक है, सहायक आचार शिक्षक वाले में पूछा गया था सिंधु सभ्यता जो है वो किस लिए प्रसिद्ध थी, तो नगर नियोजन के लिए। और नगर नियोजन में भी किस प्रकार की प्रणाली थी, तो ग्रिड प्रणाली थी। अगला है सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो भाव चित्रात्मक। ठीक है, सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी है, तो भाव चित्रात्मक, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है। अगला है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था, तो कृषि। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय कृषि था। अगला है सिंधु वासियों का मुख्य फसल कौन सा है, तो जौ और गेहूं था। ठीक है, सिंधु वासियों का मुख्य फसल कौन सा है, तो जौ और गेहूं। अगला है कपास की खेती प्रारंभ हुई थी तो सिंधु वासियों ने किया था इसका प्रारंभ। ठीक है, कपास की खेती का प्रारंभ किस काल में हुआ है, तो सिंधु वासी जो थे ना उसी के कार्यकाल में ये स्टार्ट हुआ है कपास का। अगला है सिंधु सभ्यता का पूर्वी और पश्चिमी पुरास्थल कौन सा है, तो आपका पूर्व में जो है ना आलमगीरपुर। ठीक है, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पूरब में आलमगीरपुर है और पश्चिम में सुतकांगडोर, जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है। पूरब में बात किया जाए तो आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतकांगडोर, जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है। अगला है सिंधु सभ्यता का उत्तरी और दक्षिणी भाग कौन सा है, तो उत्तर में है मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है, और दक्षिण में है दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, ये चारों काफी नाम इंपॉर्टेंट है कि पूरब में आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश मेरठ में है, और पश्चिम में हो गया सुतकांगडोर, जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है। उत्तर में हो गया मांडा, जो कि अखनूर जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और दक्षिण में हो गया दैमाबाद, जो कि अहमदाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला देखते हैं कि आलमगीरपुर स्थित है कहाँ, कौन सी नदी पर, तो हिंडन नदी पर। ठीक है, आलमगीरपुर जो है वो कौन सी नदी पर है, तो हिंडन नदी पर। मांडा कौन सी नदी पर स्थित है, तो चिनाव नदी के किनारे। ठीक है, मांडा किस नदी के किनारे है, तो चिनाव नदी के किनारे। अगला है सिंधु सभ्यता थी तो किस प्रकार की सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता किस प्रकार की थी, नगरीय सभ्यता। अगला है सिंधु सभ्यता का विस्तार था तो किस तरह का था, त्रिभुजाकार था। ठीक है, आपका यहाँ पर हो गया बलूचिस्तान, ऊपर में हो गया जम्मू कश्मीर। ठीक है, और यहाँ हो गया यूपी, और इसके बाद फिर आपका महाराष्ट्र, और ये इस टाइप का एरिया। ठीक है, अभी हम लोगों ने 4 भाग को पढ़ा। पहला उत्तर प्रदेश में, दूसरा हो गया जम्मू कश्मीर, तीसरा हो गया बलूचिस्तान, चौथा हो गया महाराष्ट्र। अगला हम लोग देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, तो ये आपका था लोथल। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, तो ये आपका है लोथल। अगला है लोथल स्थित है तो भोगवा नदी के किनारे। लोथल कौन सी नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगला है भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कहाँ पर मिला है, तो राखीगढ़ी में, जो कि हरियाणा में धगधर नदी के पास पाया जाता है। ठीक है, भारत में सबसे हड़प्पा का प्राचीन स्थल बृहद स्थल कहाँ पर मिला है, तो राखीगढ़ी में। अगला है सिंधुवासी पूजा करते थे किसकी, तो पशुपति की। ठीक है, सिंधुवासी किसकी पूजा करते थे, पशुपति की। अगला है हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी, तो चार्ल्स मेसन ने। चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में सिंधु सभ्यता के बारे में, उनकी सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दिया है, तो चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में।
अगला है हड़प्पा स्थित है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, ठीक है। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? पंजाब के, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, जो कि जिला और रावी नदी के तट पर ये पड़ता है। अगला हड़प्पा की खोज किसने किया है? तो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया है? तो दयाराम साहनी और 1921 ईस्वी में। अगला हड़प्पा सभ्यता थी किस प्रकार की थी? तो कांस्य युगीन थी, ठीक है। हड़प्पा की सभ्यता किस प्रकार की थी? तो कांस्य युगीन थी। अगला है हड़प्पा समाज थी मातृसत्तात्मक था, ठीक है। मातृसत्तात्मक, माताओं का ज़्यादा वहाँ पर तवज्जो दिया जाता था, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार का था? तो मातृसत्तात्मक। अगला है स्वास्तिक चिन्ह देन है तो हड़प्पा सभ्यता का। स्वास्तिक देन कहाँ से मिला है? स्वास्तिक का जो निशान है वह कहाँ से मिला है? तो ये आपका हड़प्पा सभ्यता से ही मिला है। अगला है हड़प्पा निवासी का रुचि था शतरंज खेलों में। ये भी पूछा जा सकता है कि हड़प्पा निवासियों का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस खेल में था? तो ये आपका था शतरंज में, जिसको हम लोग चेस कहते हैं। अगला है कि धौलावीरा स्थित है, कहाँ पर स्थित है ये? तो ये आपका गुजरात के कच्छ जिला में, ठीक है। धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात के कच्छ जिला में। अगला है R37 कब्रिस्तान मिला है कहाँ पर? हड़प्पा से, ठीक है। R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। अगला है हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे, क्या चीज़ों से? क्या चीज़ से? तो लोहा से, क्योंकि वह कांस्य युगीन थी और लोहा से तभी आदमी अनभिज्ञ थे। अगला है हड़प्पा में मिट्टियों के बर्तन पर प्रयुक्त रंग कौन सा था? तो लाल रंग का प्रयोग किया जाता मिट्टी के बर्तन का लेपन में, ठीक है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन में प्रयुक्त कौन सा कलर किया जाता था? तो लाल कलर। अगला है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे कौन थे? सर जॉन मार्शल, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो पुरातात्विक खुदाई हो रही थी वह किसके प्रभारी में हो रही थी? तो सर जॉन मार्शल के देखरेख में हो रही थी। अगला है कि मिस्र के राजा कहलाते थे फराओ, ठीक है। मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? तो ये आपका हो गया फराओ। अगला है चावल के साक्ष्य मिले हैं तो लोथल और रंगपुरा से। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो लोथल और रंगपुरा से। अगला है कि जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये आपका है कालीबंगा से मिला है, ठीक है। जूता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। अगला है कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। अगला है अग्निकुंड प्राप्त हुआ है तो लोथल और कालीबंगा से। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल और कालीबंगा से। अगला है घोड़े के हड्डियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सुरकोटदा से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि घोड़े के हड्डियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सुरकोटदा से। अगला है कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो ये आपका है मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार, ठीक है। जो अन्नागार मिला था मोहनजोदड़ो से वही सबसे बड़ा इमारत है। अगला है मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो राखलदास बनर्जी, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है? तो राखलदास बनर्जी। अगला है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। अगला है नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। अगला है मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर, ठीक है। ये जो जगह है वह कहाँ पर है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अगला है मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक कौन सा है? तो बृहद स्नानागार, ठीक है। बृहद स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा, उस टाइम का सबसे बड़ा स्मारक था। अगला है मेसोपोटामिया, जो कि आधुनिक नाम इराक है, का अर्थ क्या होता है? तो दो नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया, जिसको आज हम लोग इराक कहते हैं, उसका अर्थ क्या है? तो दो नदियों के बीच की भूमि। अगला है वैदिक सभ्यता का कार्यकाल कितना था? तो 1500 से 600 ईस्वी, ठीक है, ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता का कार्यकाल कितना है? तो 1500 से 600 ईसा पूर्व। अगला है वैदिक सभ्यता का निर्माण एवं संस्थापक कौन थे? तो ये आर्य थे। अगला है आर्य की जानकारी मिलती है कहाँ से? तो ऋग्वेद से मिलती है। अगला है ऋग्वेद काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता है? तो अमाजू, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में आजीवन जो अविवाहित महिलाएं रहती थी उसको क्या कहा जाता था? तो अमाजू बोला जाता था। अगला है आर्य भारत आए थे तो 1500 ईसा पूर्व से पहले ही आए थे। अगला है आर्य पहले बसे कहाँ पर? पंजाब और अफगानिस्तान जैसे जगह पर। अगला है आर्य का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो मध्य एशिया में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है, कि आर्य का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो मध्य एशिया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन और कृषि था। आर्य क्या कार्य करते थे? तो पशुपालन और कृषि का कार्य करते थे। अगला है कि आर्यों की भाषा और पेय पदार्थ कौन सा था? तो आर्य की भाषा जो थी वह संस्कृत थी और जो पेय पदार्थ था वो आपका सोमरस था। अगला है आर्य का प्रिय पशु और देवता कौन थे? तो प्रिय पशु आपका घोड़ा था और देवता की बात किया जाए तो इंद्र थे। अगला है आर्य का समाज था तो पितृसत्तात्मक, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की थी? मातृसत्तात्मक, और आर्य का जो समाज था वह था आपका पितृसत्तात्मक। अगला है वेदों और वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेद कितना है? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और वेदांगों की संख्या कितनी है? तो 6 है। अगला है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आपका यह है ऋग्वेद, जिसमें सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028। ये भी पूछा जाता है, ठीक है। ऋग्वेद में कितने सूक्त है? तो 1028। अगला है ऋग्वेद के संकलन कर्ता कौन है? तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास।
ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन है? कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। अगला है ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो होत्री। अगला है ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी का सबसे ज्यादा बार वर्णन किया गया है ऋग्वेद में। अगला है ऋग्वेद में वर्णित सबसे प्रिय नदी कौन सी है? तो आपका यह सरस्वती। अगला है ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख कितने बार किया गया है? तो गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार किया गया है। अगला है ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन से हैं? तो इंद्र, जिसको उसमें क्या कहा गया है? पुरंदर। ऋग्वेद में वर्णित देवता का नाम है इंद्र, जिसको उसमें कहा गया है पुरंदर। अगला है गायत्री मंत्र है, तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में, ठीक है 10 मंडल है, तो गायत्री मंत्र कितने नंबर पर आता है? तो 3रे मंडल में आता है। अगला है गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन से? तो आप कहते हैं विश्वामित्र। अगला है गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। अगला है 10 राज युद्ध हुआ था, 10 राजाओं का युद्ध किनके किसके बीच हुआ था? और ये इनका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है, ठीक है। अगला है 10 राग युद्ध लड़ा गया था, तो पुरुषनी नदी, जिसको हम लोग रावी नदी के तट पर सूरदास और 10 जनों के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। 10 राग युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया था? तो सूरदास और 10 जनों के बीच, और जो नदी है वह है पुरुषनी नदी, जिसको रावी नदी भी कहते हैं। 8वें मंडल की ऋचाएँ कहलाती है, तो ये आपका खिल कहलाता है। अगला है सोम देवताओं को समर्पित मंडल कौन सा है? नववां मंडल सोम देवताओं को समर्पित है। ऋग्वेद में सबसे बाद का निर्मित मंडल कौन सा है? तो 10वां मंडल है, जिसमें 4 वर्गों में जो बांटा गया है 10वां मंडल में वर्णित है। ऋग्वेद की मूल लिपियां कौन सी है? तो ब्राह्मी लिपि है। अगला है वैदिक काल में किस जानवर को अधन्या न मारे जाने योग्य कहा गया है? तो आपको गाय को। अगला है उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिली है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में, ठीक है 3 वेद जो है ना, उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी किससे मिलता है? तो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से। अगला है गोत्र शब्द की उत्पत्ति हुई है तो उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। गोत्र शब्द की उत्पत्ति किस काल में हुई है? तो उत्तर वैदिक काल में। अगला है उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता थे प्रजापति। उत्तर वैदिक कालिक समाज जो 4 वर्णों में विभक्त था, कौन कौन सा था? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो कि 10वें मंडल में इंगित है। यही इसी चीज का वर्णन किया गया है 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। उत्तर वैदिक कालिक समाज जो है 4 वर्णों में विभक्त है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये आज हम लोग का पहला वीडियो सीरीज का पहला वीडियो है। इसी तरह वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग वीडियो सीरीज के माध्यम से करेंगे। धन्यवाद।